माँ, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। बस बेटा, तुम्हारे पिताजी आने ही वाले हैं। माई, कुछ खाने को दे दो, घर पे मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। काका, कुछ भिक्षा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आज तो थोड़ा ही भोजन मिला है, अब मुझे घर जाना चाहिए। भाग्यवान, बच्चों को जगा दो, देखो मैं भोजन लेके आया हूँ। अब ये बच्चे सुबह ही जागेंगे, बेचारे भूखे ही सो गए। देखो जी, या तो कोई काम ढूंढ लो, वरना हमें मार डालो। मुझसे बच्चों की ये हालत देखी नहीं जाती। भाग्यवान, मैं खाली हाथ घर कैसे आता? सुबह से अब जाके खाने को कुछ मिला है। तुम्हें तो पता ही है, हमारे पास 2 वक्त का भोजन खाने के लिए रुपए भी नहीं है। सुनो जी, आप तो बस ही करो। आप पूरा समय भीख भी कहाँ मांगते हो? आपको राजा की दोस्ती निभाने से ही फुर्सत कहाँ मिलती है? तुम बेवजह नाराज होती हो, आखिर वह हमारे राज्य के राजा हैं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस राज्य का राजा मेरा बचपन का मित्र है। लेकिन राजा ने कभी अपने इस गरीब दोस्त के बारे में कुछ सोचा है? इतने वर्ष हो गए हैं, तुम गरीब के गरीब ही हो। वो खुद घोड़े पर बैठकर शिकार करता है और तुम्हें पैदल दौड़ाता रहता है। मदन कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप अपनी पत्नी की बातें सुनता रहा। लेकिन उसके मन में राजा के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। वो अपनी तकदीर को जैसा था वैसा ही स्वीकार कर चुका था। मदन, चलो दोस्त, शिकार पर चलते हैं। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आज आपके साथ नहीं चल सकता। राजा को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने हैरानी से पूछा, मैं क्या सुन रहा हूँ मदन? आज तक तो तुमने कभी इनकार नहीं किया। महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं दिन भर आपके साथ शिकार के पीछे भागता हूँ, फिर शाम को भीख मांगने निकलता हूँ। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और आप शिकार के बाद महल में लौटते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं और आराम से सो जाते हैं। अब मुझे अपने परिवार का ध्यान तो रखना ही है महाराज, इसलिए मुझे क्षमा करें। मदन की बातों ने राजा को चिंतित कर दिया और राजा की आंखें नम हो गईं। मेरे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, बल्कि तुम मेरे बचपन के मित्र हो। लेकिन तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। तुमने हमेशा अपनी दोस्ती निभाई, मगर मैंने कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। नहीं महाराज, आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो मेरी किस्मत है। चलो इसी वक्त अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रथ में बैठो। आज से तुम सब महल में रहोगे और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। राजा ने महल पहुंचते ही अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, मदन और इसके परिवार के रहने के लिए राजमहल के पास वाले भवन को तैयार करो और वहाँ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराओ। जो आज्ञा महाराज। मदन, अब तो तुम खुश हो। अब तो तुम्हें अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। महाराज, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब यह सब बातें छोड़ो और चलो शिकार पर चलते हैं। इतना कहकर राजा और मदन दोनों घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़े। तेज धूप सिर पर होने के कारण राजा को प्यास लग गई। मदन, कहीं से पानी ढूंढो, मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है महाराज, मैं अभी पानी का इंतजाम करता हूँ, तब तक आप यहीं विश्राम करिए। इतना कहकर मदन पानी की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद आखिरकार उसे एक तालाब दिखा। वो तालाब पत्थरों से घिरा हुआ था, जिसके चारों ओर घने पेड़ उगे हुए थे। मदन जैसे ही तालाब की तरफ गया, तभी उसकी नजर तालाब के किनारे बनी एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर किसी राजकुमारी की लग रही थी। इतनी सुंदर छवि मैंने आज तक नहीं देखी। महाराज अगर इस तस्वीर को देख लेंगे तो वह इस लड़की पर मोहित हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता यह कौन है और कहाँ की राजकुमारी है और यह तस्वीर यहाँ क्यों बनी हुई है।
मुझे इस तस्वीर को छुपाना होगा। फिर मदन ने तालाब से मिट्टी उठाई, उसमें पानी मिलाकर कीचड़ बनाया और तस्वीर पर इस तरह से पाट दिया कि वो पूरी तरह ढक गई। तभी वहाँ राजा आ गए। महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? बस हमें बहुत जोरों से प्यास लगी थी, हमसे रहा नहीं गया। इतना कहकर राजा पानी पीने लगते हैं। तभी राजा की नजर तालाब के किनारे पड़े एक पत्थर पर चली जाती है, जिस पर गीली मिट्टी लिपटी हुई थी। मदन, यह कैसा गंदा पत्थर है, इसे साफ करना चाहिए। ये सुनकर मदन घबरा गया। महाराज, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे साफ क्यों ही करना है? इतने सुंदर तालाब के किनारे ऐसा गंदा पत्थर हमें अच्छा नहीं लग रहा। इतना कहकर राजा ने अपनी हथेली में पानी भरा और पत्थर की ओर फेंकने लगे। थोड़ी ही देर में मिट्टी पूरी तरह हट गई और जो दृश्य सामने आया उसे देखकर राजा स्तंभ रह गया। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। मदन, यह लड़की तो बेहद सुंदर है, मैं इसे हासिल किए बिना वापस अपने राज्य नहीं आऊंगा। जिसका डर था वही हुआ। अब महाराज इस तस्वीर के मुंह में फंस गए। महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है और हम दूसरे राज्य की सीमा में आ चुके हैं। मैं भोजन की व्यवस्था करके शाम तक आपके पास लौट आऊंगा, आप यहीं आराम करें। हाँ हाँ मदन, तुम जाओ, मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूंगा। इसके बाद मदन भोजन की तलाश में पास के राज्य में चला गया और राजा वहीं ठहर गया और उसी तस्वीर को निहारता रहा। अचानक राजा को तालाब के पानी में हलचल महसूस हुई। जब राजा ने गौर किया तो पाया कि पानी में अजीब लहरें उठ रही थी। राजा चौंक गया। तभी तालाब से एक भयानक राक्षस बाहर निकल आया, जो दिखने में बहुत ही डरावना था। उसके लंबे नाखून और डरावनी आंखें चमक रही थीं। कौन हो तुम और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। राक्षस को राजा की बातों पर गुस्सा आ गया। तभी राक्षस ने राजा को पकड़ लिया। राजा ने एकदम से अपनी तलवार निकाली और राक्षस पर हमला कर दिया। हमला करते ही राक्षस नीचे गिर गया। तभी राजा ने राक्षस के शरीर के बीच से 2 टुकड़े कर दिए और राक्षस वहीं मर गया। राक्षस के पेट में नीला मोती कैसे आया? आखिर इस मोती का क्या राज है? ये गंदा हो गया है। ऐसा करता हूँ, इसे पानी में धो लेता हूँ। उससे पहले इस राक्षस को यहाँ दफना दूं। इतना कहकर राजा राक्षस को मिट्टी में दफना देता है और उस मोती को धोने के लिए तालाब के किनारे आ जाता है। राजा जैसे ही मोती को पानी में डालता है, तभी पानी अचानक से इधर उधर हटने लगता है। इस तालाब में कुछ तो रहस्य है और यह रहस्य मुझे सुलझाना ही होगा। देखना चाहिए कि यह सीढ़ियां कहाँ जाती है और इनका क्या भेद है। राजा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि पानी केवल मोती के प्रभाव से हट रहा है। करीब 50 सीढ़ियां उतरने के बाद उसकी नजर पानी के अंदर बने हुए महल पर पड़ी। महल बेहद भव्य था और फर्श पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। राजा ये देखकर हैरान रह गया। वो आगे बढ़ा। जब राजा अगले कक्ष में पहुंचा, उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक सुनहरा पलंग रखा था और उस पर एक सुंदर युवती लेटी हुई थी। राजा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उसने तालाब के किनारे वाले पत्थर पर देखी थी। राजा उसे देखता ही रह गया। राजा को देखते ही उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यह महल किसका है? मैं सुंदर नगर राज्य के राजा की पुत्री हूँ। ये महल एक खतरनाक राक्षस का है। वो 2 साल पहले मुझे मेरे महल से उठा लाया था। वह राक्षस अब कहाँ है? वो अभी शिकार के लिए बाहर गया हुआ है। शाम के वक्त वो बाहर जाता है और लोगों को मारकर उनका खून पी जाता है। राजा ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उसे मारकर उसके शरीर की कई टुकड़े कर दिए हैं। क्या ये सच है? हाँ सुंदरी।
लेकिन तुम कौन हो? मैंने तालाब के बाहर तुम्हारा चित्र देखा था। मैं उसी वक्त तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया था। मैंने आज तक तुम्हारे जितनी सुंदर स्त्री नहीं देखी। वो चित्र मेरे पिता ने बनवाया था। एक दिन इस राक्षस ने मुझे महल में देख लिया और ये भेष बदलकर महल आया और इसने मेरे माता पिता को मार दिया और मुझे बंदी बनाकर यहाँ ले आया। तुम यहाँ कितने दिन से कैद हो और अभी तक तुम उस राक्षस से सुरक्षित कैसे हो? उस राक्षस को 10 बलि की जरूरत थी। 10 बलि लेने पर वो बहुत शक्तिशाली हो जाता और फिर वो अपनी शक्ति से इंसानी रूप में परिवर्तित हो जाता और मुझसे विवाह कर लेता। राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? ये सब सुनकर राजकुमारी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ महाराज, बल्कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये सब सुनकर राजा भीमचंद बहुत खुश हो गया। महाराज, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी राजा ने पूरी घटना विस्तार से बताई। राजकुमारी, मेरे मित्र मदन के लौटने तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उसके आने के बाद ही हम यहाँ से जाने का निर्णय लेंगे। इसके बाद राजा और राजकुमारी महल में विश्राम करने चले गए। राजा बहुत थक चुका था, इसलिए वो शीघ्र ही गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर जब शाम को मदन तालाब के किनारे पहुंचा, वो परेशान हो गया क्योंकि राजा वहाँ पर नहीं थे। तभी मदन की नजर तालाब के किनारे बनी एक समाधि पर पड़ी। समाधि को देखकर मदन चौंक गया। जब मैं यहाँ आया था तब तो यहाँ कोई कब्र नहीं थी, लेकिन अब यह समाधि यहाँ कैसे आई और राजा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या राजा को किसी ने मारकर यहाँ तो नहीं गाड़ दिया? ये सोचकर मदन दुखी हो गया और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। अब मैं कभी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। सारी उम्र यहाँ इस राजा की समाधि की देखभाल करूंगा। भूख लग गई। पास के राज्य में जाकर कुछ भिक्षा मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर मदन वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर राजा और राजकुमारी की भी आँख खुल जाती है। राजकुमारी, मैं तालाब के बाहर जाकर आता हूँ। मदन रात भर तालाब के किनारे बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ठीक है महाराज, आप जाइए। राजा जैसे ही तालाब से बाहर आते हैं, वो चौंक जाते हैं। वहाँ मदन नहीं था। क्या हुआ महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? मदन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। हमें लगता है मदन अपने घर लौट गया होगा। नहीं राजकुमारी, मदन हमारे बिना घर नहीं जा सकता। जब तक मदन नहीं आ जाता, हम राजमहल नहीं जाएंगे। जब भी राजा और राजकुमारी तालाब से बाहर निकलते, उसी समय मदन राज्य में भीख मांगने गया होता और जब शाम को मदन वापस लौटता, तब राजा और राजकुमारी महल के अंदर चले जाते। देखते ही देखते पूरा 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन राजा और मदन की मुलाकात नहीं हो पाई। राजा अभी गहरी नींद में है और मुझे खाने के लिए कुछ प्रबंध करना होगा। बाहर जाने के लिए मुझे वो मोती चाहिए। तभी राजकुमारी ने धीरे से राजा की जेब से मोती निकाला और तालाब के बाहर आ गई। राजकुमारी तालाब के किनारे टहल रही थी। अचानक उसकी नजर भेड़ चराने वाले एक गडरिया पर पड़ी। गडरिया जैसे ही राजकुमारी को देखता है, वो हैरान रह जाता है। अरे ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? राजकुमारी भी उसे देखकर घबरा गई। डर के मारे वो तेजी से तालाब की ओर भागी। भागते हुए राजकुमारी का एक जूता पीछे छूट गया, लेकिन वो उसे उठाने के लिए नहीं रुकी। वो सीधा तालाब में कूद गई। गडरिये ने देखा कि राजकुमारी पानी में समा गई है। यह पानी में क्यों समा गई? क्या यह कोई जल परी थी? तभी उसकी नजर उस चमकते हुए सुनहरे जूते पर पड़ी, जो दिन की रोशनी में जगमगा रहा था। गडरिये ने उसे उठा लिया। यह जूता तो अद्भुत है, मगर मैं यह जूता अपने राजा को भेंट करूं तो हम मुझे जरूर एक अच्छा इनाम देंगे। इतना सोचकर गडरिया महल की ओर बढ़ गया, जहाँ राजा सूरज सिंह था। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखी चीज लाया हूँ। दिखाओ, आखिर तुम क्या लाए हो? इस जूते पर तो कीमती रत्न जड़े हुए हैं।
और यह किसी राजघराने की वस्तु लग रही है। यह तो बहुत ही सुंदर और अनमोल जूता है। तुम्हें यह कहां से मिला? इसके बाद उसने पूरी कहानी राजा को सुनाई। महाराज, वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। ऐसा लग रहा था जैसे परीलोक से कोई परी उतर आई हो। इसके बाद राजा ने गडरिया को इनाम दिया। गडरिया मन ही मन प्रसन्न हुआ और वहाँ से चला गया। मंत्री जी, हमें इस अप्सरा को पाने की इच्छा हो रही है। जल्दी इस राजकुमारी को हमारे सामने पेश किया जाए। गांव में एक औरत है जो बहुत ही चालाक है, जो किसी भी रहस्य को सुलझा सकती है। वह तांत्रिक विद्या भी जानती है। ठीक है मंत्री जी, अभी उसको दरबार में पेश करो। राजा के आदेश पर उस औरत को पेश किया गया, जो एक बुजुर्ग महिला थी। वो अपनी चालाकी और मायावी तरीकों के लिए मशहूर थी। राजा ने उसको सारी घटना विस्तार से बताई और बोले, तुम्हें उस अप्सरा को हमारे सामने पेश करना होगा। हम बदले में तुम्हें ढेर सारा सोना चांदी देंगे, लेकिन अगर असफल रहे तो मौत निश्चित है। सोने चांदी की बातें सुनकर वो औरत खुश हो गई, जिसका नाम सुलेखा था। सुलेखा ने जूते को गौर से देखा। मुझे मंजूर है महाराज, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ सिपाहियों की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, इसका इंतजाम कर दिया जाएगा। अब तुम चरवाहे को साथ ले जाओ। इतना कहकर सुलेखा 2 सैनिक और गडरिये के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो उस रहस्यमय तालाब तक पहुंच गए। सुलेखा ने देखा कि तालाब के किनारे एक समाधि बनी हुई है। सुलेखा के शातिर दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। उसने चरवाहे को वापस भेज दिया। अब वो अकेली थी। सुलेखा समाधि के पास बैठ गई। उसने अपने हाथ में एक मोटी माला पकड़ ली और धीरे धीरे उसके दाने फिराने लगी। शाम को जब राजा और राजकुमारी तालाब से बाहर निकले, तब उनकी नजर एक बुजुर्ग स्त्री पर पड़ी, जो समाधि के पास बैठी हुई थी। वो आंखें बंद करके तपस्या में लीन थी और माला फिरा रही थी और धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। यह कौन हो सकती है? जंगल के बीचों बीच इस समाधि के पास यह क्या कर रही है? चलिए महाराज, उनसे पूछते हैं। हे वृद्ध स्त्री, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बेटे, मेरे पति और बेटे की मृत्यु हो चुकी है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताना चाहती हूँ, इसीलिए जंगलों में आई हूँ। लेकिन तुम इस समाधि के पास क्यों बैठी हो? जब मैं जंगल में आई तो मेरी नजर इस समाधि पर गई। मुझे नहीं पता ये समाधि किसकी है, लेकिन मैं इसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ ईश्वर को याद कर रही हूँ। लेकिन तुम दोनों इस तालाब में कैसे रह रहे हो? इसमें तो पानी भरा हुआ है। इस तालाब के नीचे हमारा महल है और हम वहीं रहते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे भी अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम दोनों के लिए भोजन बना दिया करूँगी, कपड़े धो दूंगी। बस तुम मुझे 2 समय का भोजन दे देना। राजकुमारी को उस बुजुर्ग स्त्री पर दया आ गई। महाराज, हमें एक दासी की भी जरूरत है, और अगर हम इसे अपने साथ रख लें तो पुण्य का काम होगा, वरना ये बेचारी भूख से मर जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ईश्वर तुम दोनों को सदा खुश रखे। अब सुलेखा उनके साथ महल में रहने लगी थी। राजा महल के बाहर आते और मदन का इंतजार करते। मुझे मदन को राज्य में जाकर ढूंढना होगा। मैं ऐसे शांत नहीं बैठ सकता। ठीक है महाराज, आप जाइए, लेकिन जल्दी लौट आइएगा। इतना कहकर राजा पास वाले राज्य में मदन की तलाश में निकल पड़े। वो हर भिखारी को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन्हें मदन कहीं नजर नहीं आया। राजा निराश होकर महल लौट आए। राजा की आंखों में उदासी देखकर राजकुमारी समझ गई कि मदन का कुछ सुराग नहीं मिला है। राजा अपने कक्ष में जाकर सो गया। यही सही मौका है राजकुमारी को अपने साथ ले जाने का। बेटा, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो थोड़ा बाहर घूम आते हैं। ठीक है माता, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी राजा के कक्ष में जाकर उनकी जेब से वो मोती निकाल लाई जिससे तालाब से बाहर निकला जा सकता था। फिर दोनों तालाब से बाहर निकल गयी।
बेटी, क्या तुम मुझे ये मोती दिखा सकती हो? मैं बस इसे एक बार देखना चाहती हूँ। ये बहुत ही अद्भुत मोती लग रहा है। राजकुमारी को कोई शक नहीं हुआ। उसने बिना सोचे समझे मोती सुलेखा को दे दिया। अब वे दोनों जंगल में घूम रही थी। तभी अचानक सुलेखा ने जोर से चीख मारी। राजकुमारी ये सुनकर चौंक गई। वो तुरंत सुलेखा के पास गई। वो कुछ सोच पाती उससे पहले 2 सैनिक तलवार लिए राजकुमारी के पास आ गए। तभी सुलेखा ने उसे पकड़ लिया। ये दुष्ट औरत, तुमने ये सब क्यों किया? कोई मुझे बचाओ, बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! राजकुमारी ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। सैनिक राजकुमारी को पकड़कर महल ले आए। जैसे ही राजकुमारी महल आई, राजा उसे देखते ही रह गया। राजा उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने प्रसन्न होकर सुलेखा को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी और सुलेखा वहाँ से चली गई। सुलेखा के पास वो मोती था जिससे तालाब के महल का रास्ता खुलता था। हे सुंदरी, क्या तुम्हें यहाँ आकर खुशी नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं राजा। जल्दी तुम खुश हो जाओगी। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपसे विवाह कभी नहीं करूँगी। इससे अच्छा मैं अपनी जान देना बेहतर समझूंगी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं तुमसे विवाह कभी नहीं करूँगी। ये मेरा अंतिम निर्णय है। राजा ने कुछ क्षण सोचा, फिर गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम पहले से विवाहित हो? मैं पड़ोसी राज्य के राजा की पत्नी हूँ। वो शीघ्र ही मुझे मुक्त कराने के लिए आएंगे। अगर 1 महीने के भीतर तुम्हारा राजा तुम्हें लेने आ गया तो मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा, लेकिन यदि वह नहीं आया तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। ठीक है। मंत्री जी, महल के सभी सेवकों को बता दो कि वे राजकुमारी के हर आदेश का पालन करें, लेकिन यह ध्यान रहे कि वह महल से बाहर न जा पाए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, मेरी ओर से एक भंडारा स्थापित किया जाए जहां हर निर्धन और जरूरतमंद व्यक्ति को दिन में 2 बार भोजन मिले। यह तो बहुत बढ़िया विचार है राजकुमारी जी। मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करवाता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, हर व्यक्ति को भोजन खिलाने के बाद या पहले उसकी कहानी सुनी जाएगी। मैं स्वयं उन लोगों से मिलूंगी और उनकी समस्याएं सुनूंगी। इससे हम गरीब लोगों की मदद करके उनका दुख दूर कर पाएंगे। आपके आदेश का पालन होगा। इसके बाद उसी दिन से महल में भंडारा खोल दिया गया। राजकुमारी अकेले एक कक्ष में बैठी रहती और आने वाले प्रत्येक निर्धन व्यक्ति से उसकी कहानी सुनती। लोग आते, भोजन करते, अपनी व्यथा सुनाते और चले जाते। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए राजकुमारी ने ये भंडारा स्थापित किया था, वो अब तक नहीं आया था। वो व्यक्ति था मदन। राजकुमारी को पूरा विश्वास था कि मदन कभी न कभी भंडारे में जरूर आएगा। अब तक तो मदन को भंडारे में आ जाना चाहिए था। कहीं मदन कहीं और तो नहीं चला गया, या फिर कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। राजकुमारी का मन बेचैन था। अब इस भंडारे को खुले हुए पूरे 15 दिन हो चुके थे, लेकिन मदन का कोई पता नहीं चला। मगर इस दौरान पूरे नगर में राजकुमारी की दयालुता की चर्चा फैल चुकी थी। उधर दूसरी तरफ मदन रात भर तालाब के किनारे वाली समाधि के पास बैठा रहता और सुबह गांव में भीख मांगता। भगवान के नाम पर कुछ भोजन दे दो, भगवान के नाम पर कुछ भोजन दे। तुम हर रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगते हो। उधर महल में दिन रात भोजन मिलता है, वहाँ जाकर भोजन क्यों नहीं खाते? इस राज्य की राजकुमारी बहुत ही दयालु है। वह हर रोज गरीबों को खाना खिलाती है। ये बात सुनकर मदन चौंक गया। कहीं यह वही राजकुमारी तो नहीं जिसकी तस्वीर मैंने तालाब किनारे देखी थी? मुझे जाकर देखना चाहिए। अब तुम्हें राजकुमारी से भेंट करनी होगी। वह तुम्हारे बारे में पूछेगी। उसके बाद मदन को उस कक्ष में ले जाया गया जहाँ राजकुमारी बैठी थी। मदन ने जैसे ही राजकुमारी को देखा, एक पल के लिए उसकी सांसें ही थम गईं। यह तो वही चेहरा है जो मैंने झील के किनारे की चित्रकारी में देखा था। तुम्हारा नाम क्या है? मदन। जैसे ही राजकुमारी ने मदन नाम सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसके होंठ कांप रहे थे और फिर अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ी और मदन को भैया कहकर गले लगा लिया। राजकुमारी जी, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी कोई बहन नहीं है। मैं तो एक साधारण सा भिखारी हूँ। मेरा राज परिवार से कोई संबंध नहीं है। क्या तुम राजा भीमचंद को जानते हो? राजा भीमचंद? वो तो मेरा मित्र था, लेकिन भगवान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। मैं रात भर उनकी समाधि पर बैठा रहता हूँ। इतना कहकर मदन रोने लग गया। नहीं भाई, राजा भीमचंद मरे नहीं हैं, बल्कि वे जीवित हैं। ये सुनकर मदन के जैसे जान में जान आ गई हो। क्या तुम सत्य कह रही हो? इसके बाद राजकुमारी ने मदन को पूरी घटना विस्तार से बताई। अब हमें राजा को वहाँ से निकालने का कोई उपाय सोचना होगा। राजकुमारी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जल्द ही राजा को आपके सामने लेकर आऊंगा। उससे पहले मुझे वो मोती हासिल करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उस वृद्ध स्त्री का नाम सुलेखा है, वो इसी राज्य में रहती है। ये कहते हुए मदन वहाँ से निकल पड़ा। मदन ने सुलेखा का मकान ढूंढने की कोशिश की। कई गलियों में भटकने के बाद आखिरकार उसे वो मकान मिल ही गया। वो एक पुरानी झोपड़ी थी। माई, कुछ भिक्षा दे दो। यहाँ तुम्हें कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। अगर भिक्षा लेनी ही है तो महल जाओ, वहाँ सुबह शाम भोजन मिलता है। तभी मदन की नजर उस मोती पर पड़ी, जिसे सुलेखा ने एक धागे में पिरोकर गले में पहना हुआ था। मदन रात्रि होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हो गई, मदन ने चुपके से सुलेखा की खिड़की से झांक कर देखा। सुलेखा ने उस मोती को अपने गले से उतारकर बिस्तर पर रख दिया था। जब रात आधी से ज्यादा हो गई, मदन ने एक डंडी की मदद से उस मोती को ले लिया और तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। वो बहुत खुश था कि आज वो अपने दोस्त से मिलेगा। उधर दूसरी तरफ राजा को राजकुमारी की बहुत चिंता सता रही थी। आखिर राजकुमारी कहाँ गई? क्या मुझे सारी उम्र इसी महल में बितानी होगी? मेरे पास तो वो मोती भी नहीं है जिससे मैं बाहर निकल सकूं और राजकुमारी को ढूंढ सकूं। राजा ये सब सोच ही रहे थे, तभी वहाँ पर मदन आ जाता है। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए और रोने लगे। मदन, तुम कहाँ चले गए थे? तभी मदन राजा को सारी बातें बताता है। इतना कहकर मदन और राजा भीमचंद महल की ओर निकल जाते हैं। तुमने मेरी महारानी का अपहरण कर एक बहुत बड़ा अपराध किया है, जो एक राजा के लिए उचित नहीं था। महाराज, आप आ गए। महाराज, हमें विश्वास था आप जरूर आएंगे। राजकुमारी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। हम इस राजा से इसका बदला लेकर ही रहेंगे। महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये सत्य है कि इन्होंने मुझे अगवा किया, लेकिन इन्होंने मुझे इस महल में कोई परेशानी नहीं होने दी। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी भूल पर शर्मिंदा हैं। अब आप अपनी रानी को अपने साथ ले जा सकते हो। हमने आपकी रानी से वादा किया था, अगर आप 1 महीने से पहले रानी को लेने आ जाते तो हम इन्हें आजाद कर देते। शर्त के अनुसार आप यहाँ आ गए हो। हम अब किसी को कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है महाराज, हम सिर्फ अपनी राजकुमारी के कहने पर आपको माफ कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे आप आज के बाद किसी और की अमानत पर गलत नजर नहीं डालेंगे। हाँ महाराज, हम आपसे वादा करते हैं। इतना कहकर राजा भीमचंद, राजकुमारी और मदन महल की ओर निकल पड़े। महल में जाकर राजा ने राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया और दूसरी तरफ मदन अपने घर गया। कहाँ चले गए थे आप, हमें छोड़कर? फिर मदन ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। भाग्यवान, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब से मैं कभी भिक्षा नहीं मांगूंगा। मदन की पत्नी ने भी मदन को माफ कर दिया। आखिर में सब लोग खुशी खुशी रहने लग गए।